हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। उसका क्या नाम है? वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है। तो आज हम है ना इस चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसके बारे में हम क्या समझेंगे, हमारा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इस चैप्टर में जब तक हम अपने फ़ायदे की बात नहीं समझ लेंगे तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा ना पढ़ने में। तो समझेंगे पहले है ना फ़ायदे क्या होते हैं, फिर इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी होती है और समझना कैसे होता है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशंस आएंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से आपको है ना लेक्चर बाय लेक्चर समझना पड़ेगा। जैसे आपने है ना पिछले वाले अगर वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर उसको देख के आइए, जिससे है ना तुम्हें थोड़ा क्लियरिटी हो कि हाँ उसमें क्या कर रहे थे और इसमें क्या करेंगे। ठीक है। तो अभी तक देखिए हमारा जो उद्देश्य था, अभी तक जो हमने पीछे बात की है उसमें हमारा आवेश चलता नहीं था, नहीं चलता था बिल्कुल। ना चलने के कारण हमारे पास है ना बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिले मुझे, है ना। जैसे वैद्युत बल दिखा, वैद्युत क्षेत्र मुझे दिखा। ठीक है। और उसके बाद हमने गॉस प्रमेय को भी सीखा और उसके बाद वैद्युत विभवांतर भी निकालना सीखा। और उसके बाद एक बहुत बढ़िया ही डिवाइस बनाया, उसका क्या नाम था? धारिता, यानी कि कंडेंसर। ठीक है। जो आप अपने घर में है ना पंखों में देखते हो लगा होता है। हमारे पास ये पंखा है, इसमें लगा हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप भी देख लो पीछे पलट के, देखो ना ऊपर लगा है कि नहीं लगा है। बिल्कुल लगा है, गोल सा होगा एक। ठीक है। तो उसके अंदर जो आवेश होता है ना जा करके स्टोर हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। अब स्टोर हो गया तो वो एक टाइप का एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो कैपेसिटर का काम यही होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे भाई, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो हम बात करने वाले हैं आपसे। हम पहले समझ लेते हैं ना इस चैप्टर से हमारे पास है ना फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए मान लीजिए आपको है ना करंट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, किसी तार तार में से है ना फ्लो करानी है, कम या ज़्यादा करंट। तो पहले नंबर तो आपको समझना पड़ेगा ना तार कैसा होगा। तार अगर बढ़िया होगा, बढ़िया का मतलब गुड कंडक्टर होगा। ठीक है। तो उसमें बहुत आराम से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है। करंट के बारे में भी समझेंगे, करंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है चार्ज को पास होना है। ठीक है। चार्ज तो कहता है सर हम उसी से पास होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और उसके मार्ग में है ना बहुत ही कम रजिस्ट होता है। अब रजिस्ट का मतलब प्रतिरोध, विरोध करना। ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगा वैद्युत प्रतिरोध इसी चैप्टर में। तो देखो पहले हम स्टार्टिंग में समझेंगे वैद्युत चालन क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम समझेंगे वैद्युत धारा क्या होती है। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पॉइंट से बात करने के लिए हम पहले निकालना सीखेंगे धारा कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अच्छा धारा किसके कारण प्रवाहित होता है, आपको ये बात नहीं पता होगी। ठीक है। धारा के मान में मतलब क्या खासियत होती है। ठीक है। धारा क्यों प्रवाहित होती है, आज है ना आपको इसका पूरा जवाब मिलने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखा होगा आपने कि नाम सुना होगा अनुगमन वेग। आपने ये नहीं सुना होगा ना अनुगमन वेग का रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है। क्या अनुगमन वेग के वजह से वैद्युत धारा आई है कि वैद्युत धारा के वजह से अनुगमन आई है। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि अनुगमन अगर वेग ना हो तो वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब एक समझिए यहाँ पर आपको है ना पूरा बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज मिलने वाला है कि भाई अनुगमन का अच्छा मतलब क्या होता है इस करंट में, इस लाइफ में। ठीक है। हम बहुत पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन बस रट लिया उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप है ना समझ ना पाओ अच्छा इसका भी कुछ योगदान है। ठीक है। अब पहले हम सब लोग पढ़ते थे भाई एक चालक है, चालक के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर शून्य ही नहीं होती है। अब क्या होगा, है ना, समझने वाली बात है। ठीक है। तो हम आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे और फिर आगे समझेंगे ओम का नियम। अब बात ये होगी ओम का नियम, ओम ने अपना नियम बनाया किस बेस पर बनाया, क्या चीज़ें उन्होंने स्टैंडर्ड रखी, मतलब ओम का नियम हम कब लगाएंगे और ओम का नियम कब नहीं लगाएंगे। फिर आगे भी पढ़ेंगे ओम किस तार के लिए वैलिड है और किस तार के लिए वैलिड नहीं है।
ठीक है। अगर अगर अभी आपसे ओम का नियम पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा ओम का नियम, ठीक है। लेकिन रियलिटी में अगर पूछा जाए ना क्यों यूज करते हैं, या ओम ने जो भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, वो क्यों ऐसा कर रखे हैं, ठीक है, शायद उसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज होगा आपको, ठीक है, या आपको बताया गया होगा अच्छे से बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, फिर उसके बाद प्रतिरोध के अंदर है ना हर साल एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। प्रतिरोध के अंदर वे कौन से कारक होते हैं जो प्रतिरोध जिन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सभी के लिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। देखा होगा आपके घर में वायरिंग होती है, हमारे पास यहाँ पे वायरिंग हो रखी है। तो ये जो वायरिंग होता है ना घर में, किस क्रम में होता है। अगर आपको है ना एक बढ़िया सा भाई घर में वायरिंग करनी है अपने, और आप समझते हैं कि भाई हाँ मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप ध्यान रखना ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत बढ़िया से वायरिंग करेंगे। अपने यहाँ नहीं, देश के हर कोने में करेंगे वायरिंग, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ बने रहो, है ना। यहाँ पर हम सीखेंगे घर में वायरिंग किस क्रम में करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं कि समांतर में करते हैं, श्रेणी में क्यों नहीं करते हैं, तो इसका भी कारण आपको मिलेगा, है ना। और लास्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, मतलब फिजिक्स का लास्ट वाला डायोड, तो वो जो बल्ब आप देखते हो ना, कभी ये जला कभी वो जला कभी ये, कैसे अल्टरनेट चेंज होते हैं ना, उन सारे मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। आपने कभी सोचा होगा काश हम ऐसा कुछ सीख पाते हैं, आपको सब चीज़ मिलेगा, बट धैर्य रखिए, ठीक है, सब चीज़ मिलेगा आपको। चलो बात करते हैं ना वैद्युत चालन। देखिए वैद्युत चालन की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। क्या था कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, वो आवेश है ना उसमें रेस्ट पर रहते थे। किस पर रहते थे, रेस्ट, यानी कि रुके होते थे। तो उनके अलग ही क्या थे, गुण थे, क्या थे, अलग ही गुण थे। कुछ वो शो कर रहा है, कुछ वो शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, मान लीजिए ये आवेश है, ये अगर रुका हुआ है ना तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और अगर इसी के बगल में है ना बहुत सारे चार्ज को इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, जैसे एक रूम में बहुत से लोगों को भर दिया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे ना वो रूम पूरा हीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं उनकी वजह से एक एनर्जी आई, हीट वाली एनर्जी। वैसे यहाँ पर जब आप इसको है ना किसी एक मान के चलिए एक डिब्बे में या एक बढ़िया से कंडक्टर के अंदर भर दिया जाए, है ना, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे। अब मैं बोलूँ है ना, ये जो आवेश हैं, जो चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको मुझे चलाना है, क्या करना, चलाना है। ऐसे चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ठीक है। तो ये कैसे उड़ेंगे, मतलब कैसे चलेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास बैटरी होती है। क्या होती है, बैटरी। इसके बाद वाले चैप्टर में हम समझेंगे बैटरी क्या होती है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो बैटरी होता है ना, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, उसका काम केवल होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन को धक्का देना, सहारा दे देना, जा तू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, बैटरी का काम होता है। किसका काम होता है, बैटरी। केवल क्या करना, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना, और कोई काम नहीं होता है। ध्यान रखना, कहीं पर भी वोल्टेज हो उसका काम क्या होगा, केवल धक्का देना, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो अब समझते हैं ना वैद्युत चालन क्या होता है। मान लेते हैं किसी बल के द्वारा, बल का मतलब यहाँ पे विद्युत वाहक बल, अगर हम किसी आवेश को है ना गति कराने लगे, क्या कराने लगे, गति, यानी कि आवेश एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा सिंपल सा था, हाँ। अब जब ये कराएंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, उसका पहला गुण आता है आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कहता है कि सर मान लीजिए एक चालक है, ठीक है, आपने इधर से ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रॉन 10 ट्रांसफ़र किए, इधर से कितने, कौन से वाले, धनात्मक। तो ध्यान रखना, जब दोनों साइड से जितने ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज आए उतने ही अपोजिट से क्या आए, धन यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ भाई देखो, स्थानांतरण करा दें, ठीक है। आप बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए, यहाँ से मतलब यहाँ से धन इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से किसको, धन इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, भेजा जाए, तो बताइए क्या आवेश आएगा, चलते समय भी हो, मान लीजिए 0.1 सेकंड लग गया, क्या कोई धारा आएगा, नहीं आएगा,
ठीक है। बहुत से लोग होंगे कह सकते हैं सर धारा आ सकती है, नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रखना, समान समय में जब तक आवेश, ठीक है, जितना इधर से गया उतना इधर आया, कोई धारा नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ उस समय में, ठीक है, समान आवेश ना जाए, इधर से ज़्यादा चला जाए, इधर से कम आ पाया, ठीक है, आवेश में कोई परिवर्तन होना चाहिए। जब तक कोई परिवर्तन होगा नहीं तब तक कोई धारा प्रवाहित होने वाला नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, कह देते हैं कि सर, समझाने के लिए कहेंगे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इधर से धन इलेक्ट्रॉन आए, इधर से ऋण इलेक्ट्रॉन आए, धारा प्रवाहित हो गई। गलत है, ठीक है। ये सही कब होगा, ठीक है, ये सही कब होगा, इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब कुछ ना कुछ आवेशों के बीच में अंतर आना चाहिए। वही बनता है क्या, समय के साथ वैद्युत धारा। क्या बनता है, वैद्युत धारा। तो इसका एक टेक्निकल टर्म होता है वैद्युत धारा। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। हम देखो क्लास 10th में ऐसे पढ़ लेते हैं, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। धारा में आवेश में परिवर्तन बटे समय अंतराल। आवेश में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई धारा आने वाला नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना, ये वैसे आपको ध्यान रखना, बट जो होता है ना वही ये होता है, ठीक है। आपको मैंने सिखा रखा है डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग अगर चार्ज का डिफरेंशियल पार्ट आ जाए, यानी कि चार्ज को अगर हम, ठीक है, अलग अलग इंटरवल टाइम में अलग अलग डिफरेंस आए, ठीक है, वो आपका धारा होगा, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कम समझ में आया होगा, तो ध्यान से सुनिए। आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है, दर का मतलब समय से क्या कर देते हैं, डिवाइड, वही आपका क्या बन जाता है, वैद्युत धारा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए, किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए आवेश का नेट प्रवाह होना आवश्यक है। अभी जो मैंने समझाया ना, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 10 उधर चले गए, धन और ऋण के, कोई नेट हुआ, जितना इधर आया उतना, कितना नेट है, 0 है, कोई अब धारा प्रवाहित होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इधर से 20 इलेक्ट्रॉन आए धन के, इधर से गए 10, अंतर कितने का आया, 10 का आया, ठीक है। इधर से 20 आए, इधर से कितने गए, 10, ठीक है। अंतर आया कि नहीं आया, बोलो। वो जो अंतर है ना, समय से डिवाइड कर देंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, धारा। तो एक बात ध्यान रखना, मतलब धारा बनने के लिए आवेश का नेट 0 होना जरूरी नहीं। अगर नेट 0 हो गया, धारा नहीं है, क्या नहीं है, धारा। यानी कि नेट इसका कुछ ना कुछ आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ नेट प्रवाह होना आवश्यक है, कुछ ना कुछ आवेश बननी चाहिए। अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉन गए, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आए इधर, और ये इधर गए, तो नेट कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए क्या होता है भाई, थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, है ना। कहीं अगर मान लीजिए आप एनडीए का या एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं ना, वो ऐसे ही लॉजिक आपसे बात करते हैं, बट आप उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। अगर स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड भाई देखो, हिंदी मीडियम से पढ़ना, ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, ठीक है। अगर सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं तब तो मैं कहूँगा मत पढ़ो, पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने लिए पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कंसेप्ट वाइज पढ़ो, हर चीज़ का लॉजिक समझो, हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नहीं तो कराने को तो आपका आपके इधर उधर है ना, बगल में बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे सिलेबस कराने के लिए, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सही से बढ़िया से पढ़ना है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया, जो करंट होता है ना वो आवेश, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ क्या है, चार्ज इज नोन एज करंट। यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर आवेश में परिवर्तन नहीं हुआ समय के अनुसार, बताओ धारा क्या होगा, 0 होगा। मंदिर में क्या होता है, घंटा, वही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक तो सब लोग जानते हो यार, इसका मात्रक एम्पेयर होगा, या आप लिख लेना हिंदी में एम्पेयर, और इसका मात्रक क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। 2 मात्रक हैं इसके, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए। यहाँ तक बात समझ में आई ना, ठीक है।
तो अगर यहाँ तक आई तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें। अब समझते हैं कि भाई वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी, है ना। ये कौन सी राशि है। देखिए इसकी जो दिशा होती है ना, जो धन, ठीक है, धनावेशित धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी दिशा में हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दिशा में मान लेते हैं, होता नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि स्टार्टिंग से जो जिस चीज़ को है ना पालन हम करते हैं उसी को हम मानेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की दिशा में मानना तो मानना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना आगे जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी दिशाएं निकल के आएंगी इनसे रिलेटेड, ठीक है, वो इसी के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मानना है तो मान लो, कुछ भी मान लो, माना गया है ना। अब बात ये आई ना, ये जो वैद्युत धारा है ना, सदिश राशि की अदिश राशि है, कौन सी राशि है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। आप कहेंगे सर इसके पास तो दिशा होती है, फिर आप बोल रहे हो अदिश। क्या होता है ना, इसके पास तो दिशा तो होती है, इसके पास अदिश राशि है। ठीक है, देखो इसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। फिर आप कहोगे सर तो इसको आप सदिश राशि क्यों नहीं बोल रहे हो। देखिए दिशा तो है, लेकिन जो इसका योगफल होता है ना, मान लीजिए दो बिंदुओं पर धारा आया ऐसे, ठीक है, I1 और I2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाता है, I1 प्लस क्या होता है I2। ठीक है, जबकि जो सदिश राशियाँ होती है ना, जो सदिश राशियाँ होती हैं वो कहती हैं डायरेक्ट हम योगफल के बराबर नहीं कर सकते हैं। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं, सदिश योग नियम का क्या नहीं करती हैं, पालन नहीं करती हैं। सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ध्यान से सुनो, जो वह राशियां जो सदिश नियम के योग का पालन ना करें, दिशाएं हों, उन्हें हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में है ना अदिश राशि नहीं है तो आपको क्या मार के आनी है, टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, टेंसर, लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जो टेंसर क्वांटिटियाँ होती हैं ना, दोनों की तरह है ना वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पे धारा है ना, कह रहा है दिशा है, परिमाण भी है, लेकिन ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं कर रही हैं। इस वजह से ये आपका क्या बना, बोलो क्या बना, अदिश राशि बना। ठीक है, अगर अदिश राशि ऑप्शन में नहीं है, टेंसर होगा, टेंसर पे मार के आनी है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक दो हम न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर समझते हैं। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आपको शायद ये देखिए क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए आपको है ना Q बराबर दिया गया 3t² + 4t, बोला गया भाई t बराबर 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर वैद्युत धारा निकालिए। क्या निकालिए, वैद्युत धारा निकालिए। क्या निकालिए, वैद्युत धारा निकालना है। तो आप कहेंगे सर हमें तो पता है I बराबर क्या होता है, dQ/dt। I बराबर, ये तो आपका डिफ्रेंसिएशन है, अवकलन है, d/dt। Q का मान ये है 3t² प्लस कितना 4t। आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। ठीक है, कर दो भाई, और क्या, गुणा हो जाएगा आगे 6t प्लस कितना 4। ठीक है, ये करंट आ गया 6t प्लस कितना 4, ये आपका करंट आ चुका। कितने समय पर निकालना है, t = 2 सेकंड पर। ठीक है, तो रख दो यहीं पर, I बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे, 6 × 2 + 4, बताओ कितना हुआ, 12 और 4 कितने हो गए, 16 एम्पेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया समझ में, फिर से देखो। मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको Q बराबर 3t³ + 4t, 4 कितना t² ले लो प्लस 3। तो यहाँ पे आपको धारा निकालनी है, तो आप कहेंगे सर इसी का अवकलन कर दो। इसी का क्या कर दो, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं यार, इसका करोगे तो क्या बनेगा, dQ/dt। यहाँ पर आओ, ये आगे गुणा होगा 9t² प्लस 8t, 8t हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। यहाँ पर आपका dQ/dt क्या बन जाएगा, धारा। यहाँ पे 9t² प्लस कितना 8t। अगर आपसे कहता है कि सर t = 1 सेकंड पर आप करंट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, यहीं पर मान रख दो 1 1। तो I 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × कितना 1, टोटल सॉल्व करके कितना आएगा 9 + 8, टोटल कितना हुआ 17 एम्पेयर।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे है ना अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ये धारा घनत्व क्या होता है और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके।